नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। आज के इस वीडियो में मिलेंगे आपको 3 और 4 दिसंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश ने किस तिथि को मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है? प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। बांग्लादेश की आज़ादी से 10 दिन पहले भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। भारत बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। मैत्री दिवस के बारे में जानते हैं। मैत्री दिवस ढाका और दिल्ली के अलावा दुनिया भर के 18 देशों में मनाया जा रहा है। ये देश हैं बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस, कतर, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, यूएई और यूएसए। मैत्री दिवस का आयोजन भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और स्थायी मित्रता का प्रतिबिंब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU और दूरसंचार विभाग ने किस संयुक्त ड्रिल का आयोजन किया है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और दूरसंचार विभाग ने संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 का अभी हाल ही में आयोजन किया है। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। संचार मंत्रालय के तहत कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU और दूरसंचार विभाग ने एक संयुक्त साइबर ड्रिल का आयोजन किया। साइबर ड्रिल भारत के क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों के लिए आयोजित की गई। क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वे सिस्टम, संपत्ति और नेटवर्क हैं जो किसी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। साइबर ड्रिल का उद्देश्य जानते हैं। इसका उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा तैयारी में सुधार करना है। साथ ही इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा और घटना प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार करना है। साइबर ड्रिल के दौरान साइबर हमले और सूचना सुरक्षा की घटनाओं का अनुकरण किया गया और प्रतिभागियों को ऐसी घटनाओं से बचाव और प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इस प्रकार ड्रिल ने एक संगठन की साइबर क्षमताओं का परीक्षण करने में मदद की है। चलिए अब जानते हैं इसके लाभ के बारे में। ड्रिल ने कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम और कंप्यूटर घटना और प्रतिक्रिया टीम CIRT की भूमिका पर जोर दिया। सुरक्षा उल्लंघनों से निपटने के लिए CIRT जिम्मेदार है। इसने महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और साइबर लचीलापन बनाने में भारत की क्षमता को भी मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई 17 मई 1865 में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रमुख महासचिव हैं हाओलिन झाओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IMF के नंबर 2 अधिकारी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसका चयन किया गया है? तो गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल की हैं, उनको नंबर 2 अधिकारी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अभी हाल ही में चयन किया गया है। जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ संस्थान के नंबर 2 अधिकारी के रूप में जेफरी ओकामोटो से पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। यह एक ऐतिहासिक पल होने जा रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के
पहले 2 प्रमुख पदों पर महिलाएं होंगी। आईएमएफ ने फंड की वरिष्ठ प्रबंधन टीम की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें उन्होंने पहली बार डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का परिचय दिया और यह भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ नाम की पहली महिला को गया। यह कदम एक आश्चर्य के रूप में आया है, क्योंकि आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला गोपीनाथ ने अक्टूबर में कहा था कि उन्होंने 3 साल की सार्वजनिक सेवा के बाद अपने कार्यकाल की सुविधा को बनाए रखने के लिए जनवरी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फिर से शामिल होने की योजना बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन 27 दिसंबर 1945 को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या 190 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बांग्लादेश अमेरिका ने किस नाम से द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया है? तो कैरेट नाम से एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका दोनों ने मिलकर शुरू किया है। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। अमेरिकी सैन्य कर्मियों और बांग्लादेश नौसेना यानी बीएन ने बांग्ला नेवी ने बंगाल की खाड़ी में 1 दिसंबर से 27वां वार्षिक कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है कैरेट की, समुद्री अभ्यास है ये, इसको शुरू किया है। 9 दिवसीय अभ्यास नौसैनिक क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर केंद्रित है और इसमें सहकारी कार्य शामिल हैं जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करने की अमेरिका और बांग्लादेश की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। कैरेट के बारे में जान लेते हैं। कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस और ट्रेनिंग, जैसा कि अभी ऊपर बताया था, ये इसकी फुल फॉर्म है। बांग्लादेश नेवी फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल एमएस अब्दुल कलाम आज़ाद के अनुसार कैरेट क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और संबंध बनाने के लिए है। 2011 से बांग्लादेश नौसेना कैरेट अभ्यास में भाग ले रही है, जो इस वर्ष अपनी 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। कैरेट अभ्यास एक वर्षीय द्विपक्षीय अभ्यास है। यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक फ्लीट यूएस नेवी का एक कमांड कई आसियान सदस्यों के साथ इसका संचालन करता है। वर्तमान में अभ्यास कैरेट 9 देशों की नौसेनाओं के साथ आयोजित किया जाता है, जो बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चुनी गई स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ईवा मैग्डेलेना एंडरसन, ये वो महिला हैं जो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़े से अन्य तथ्यों के बारे में। स्वीडन की पूर्व वित्त मंत्री सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपी की ईवा मैग्डेलेना एंडरसन ने अपना दूसरा चुनाव जीता और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 24 नवंबर 2021 को उन्हें पहले पीएम के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद में उनके गठबंधन सहयोगी, जो कि ग्रीन पार्टी थी, उसके द्वारा सरकार छोड़ने और बजट पारित होने में विफल रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्वीडन की संसद को रिक्सडैग के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। महिला प्रधानमंत्री पाने वाला स्वीडन अंतिम नॉर्डिक देश है। जानते हैं नॉर्डिक देश किसे कहते हैं? नॉर्डिक देश उत्तर यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के संप्रभु राज्यों के साथ साथ
फरो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के स्वायत्त क्षेत्र और द्वीप समूह के स्वायत्त क्षेत्र शामिल हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एमएसएमईज को समर्थन देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में एमपी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसएमईज को समर्थन देने के लिए वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य। वॉलमार्ट और उसकी सहायक फ्लिपकार्ट ने मध्य प्रदेश में एमएसएमईज के लिए क्षमता निर्माण का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और एमएसएमई विभाग एमएसएमई को अपने व्यवसाय को डिजिटाइज करने और उन्हें अपने उत्पादों को ऑनलाइन रिटेल के माध्यम से बेचने में सक्षम बनाने में सहायता करेंगे। यह पहल नॉलेज पार्टनर्स स्वास्थ्य द्वारा दिए गए वॉलमार्ट वृद्धि सप्लाई डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आती है, जिसका उद्देश्य फ्लिपकार्ट जैसे ग्लोबल मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर वॉलमार्ट के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में सफल होने के लिए लगभग 50,000 भारतीय एमएसएमई को व्यावसायिक कौशल के साथ प्रशिक्षित करना है। इस कार्यक्रम के तहत वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने हरियाणा और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों के साथ साझेदारी की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी जी कमलावर्धन राव आईटीडीसी के प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे। भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटन मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक आतिथ्य, खुदरा और शिक्षा कंपनी है। इससे पहले पात्रा ने ओएनजीसी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया था। संबित पात्रा की नियुक्ति आईटीडीसी के अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिए हुई है। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1966 को हुई। भारत पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीयूवीआई की ब्रांड एम्बेसडर का क्या नाम है? जीयूवीआई की ब्रांड एम्बेसडर का नाम स्मृति मंदाना है, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों की ओर। जीयूवीआई के बारे में जान लेते हैं। जीयूवीआई व्यक्तियों को उनकी पसंदीदा मूल भाषाओं जैसे कि तमिल, तेलुगु, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीक और प्रोग्रामिंग कौशल प्रदान करने वाला भारत का पहला स्थानीय एक टेक स्टार्टअप है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है ये जीयूवीआई। उसने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जीयूवीआई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंदाना जीयूवीआई का चेहरा होंगी और जीयूवीआई के ऑनलाइन अभियानों में शामिल होंगी, जिनका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के महत्व और दायरे को मजबूत करना है। वह सभी के बीच, खासकर महिलाओं के बीच तकनीकी शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करेंगी। जीयूवीआई स्मृति मंदाना के साथ एक क्रॉस प्लेटफॉर्म अभियान शुरू करेगा, जिसके तहत जीयूवीआई युवाओं,
शुरुआती पेशेवरों के लिए आईटी उद्योग में अपना करियर प्रोफाइल विकसित करने के लिए सबसे किफ़ायती शिक्षण समाधान प्रदान करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडोनेशिया और इटली के साथ G20 ट्रॉइका में शामिल होने वाले देश का नाम बताइए। तो भारत वो देश है जो इंडोनेशिया और इटली के साथ G20 ट्रॉइका में अभी अभी शामिल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत G20 ट्रॉइका में शामिल हो गया है और G20 के एजेंडे की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा। भारत के अलावा ट्रॉइका में इंडोनेशिया और इटली शामिल हैं। भारत दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन करेगा। ट्रॉइका G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान, पिछली और आने वाली प्रेसिडेंसी जिनमें इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं। पूर्व और वर्तमान प्रेसिडेंसी के बारे में जान लेते हैं। इटली ने 30 से 31 अक्टूबर के दौरान G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, जहां भारत ने तालिबान द्वारा अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान के भविष्य के मुद्दों को उठाया था। इंडोनेशिया ने 1 दिसंबर 2021 को G20 की अध्यक्षता संभाली। आने वाले महीनों में इंडोनेशिया 30-31 अक्टूबर 2022 के लिए निर्धारित G20 लीडर्स समिट आयोजित करने से पहले G20 के सदस्यों के बीच विभिन्न स्तरों पर चर्चा का दौर आयोजित करेगा। अगले साल का शिखर सम्मेलन रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर के समग्र विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। महान भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को देश में प्रतिभा को संवारने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2016 में उन्होंने युवा लड़कियों के लिए एक खेल अकादमी बनाई। इसके माध्यम से उन्होंने भारत को खेलों में आगे बढ़ने में मदद की है और अधिक महिलाओं को भी उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उन्हें लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2003 के संस्करण में लंबी कूद में कांस्य के साथ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली अंजू एकमात्र भारतीय है। अंजू बॉबी जॉर्ज की उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। वह 2005 IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में स्वर्ण पदक विजेता है। वह 2013 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी। 2004 के ओलंपिक में वह 6ठे स्थान पर रहीं। पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। अंजू को 2002 में अर्जुन पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री व 2003 में खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2021 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ एथलीट की श्रेणी में BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? तो बिहार वो राज्य है जिसने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। आइए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2021 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया।
यह भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के विषय के साथ और वोकल फॉर लोकल के विचार को और बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। बिहार 40वें IITF का भागीदार राज्य है और फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड है। बिहार मंडप ने IITF 2021 में मधुबनी, मंजूषा कला, टेराकोटा, हथकरघा और राज्य के अन्य स्वदेशी उत्पादों जैसे हस्तशिल्प के माध्यम से राज्य की कला और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन करके 6वां स्वर्ण पदक जीता। पीयूष गोयल ने भारत के 5 स्तंभों को अर्थव्यवस्था, निर्यात, बुनियादी ढांचा, मांग और विविधता के रूप में सूचीबद्ध किया। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार राज्य के राज्यपाल हैं फागू चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री हैं इस समय नीतीश कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पुस्तक ने NIF बुक प्राइज 2021 जीता है? तो नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नाम की ये पुस्तक है जिसको दिनयार पटेल ने लिखा है। इसी पुस्तक ने NIF बुक प्राइज 2021 जीता है। आइए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। दिनयार पटेल द्वारा लिखित और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली जीवनी को चौथे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021 के विजेता के रूप में चुना गया। दादा भाई नौरोजी के जीवन की घटनाओं और विरासत को इस पुस्तक में बुकमार्क किया गया। इसमें 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी शामिल है। विजेता पुस्तक का चयन राजनीतिक वैज्ञानिक नीरजा गोपाल जैल, नंदन नीलकणी और मनीष सबरवाल और इतिहासकार श्रीनाथ राघवन और नयनजोत लाहिरी की अध्यक्षता में जूरी के निर्णय के आधार पर किया गया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन पुस्तक पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार का नाम संस्था निर्माता कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, महिला आंदोलन और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह पुरस्कार आधुनिक और समकालीन भारत पर उच्च गुणवत्ता वाले गैर काल्पनिक साहित्य के लिए दिया जाता है और इसमें 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। न्यू इंडिया फाउंडेशन 2018 में स्थापित किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? तो V प्रवीण राव हैं जो कि 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है जिन्होंने। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति V प्रवीण राव ने 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता। यह एक द्विवार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो सेवानिवृत्त ICAR कर्मचारी संघ और नुजीवेडु सीड्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पुरस्कार की मुख्य विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। पूर्व ICAR महानिदेशक RS परोदा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने V प्रवीण राव को कृषि अनुसंधान, शिक्षण, विस्तार और प्रशासन के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए पुरस्कार के लिए चयन करने का निर्णय लिया है। प्रवीण राव ने भारत, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका में सूक्ष्म सिंचाई पर 13 अनुसंधान
और 6 परामर्श परियोजनाओं को संभाला। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2004 में शुरू किया गया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार थे। यह पुरस्कार कृषि अनुसंधान और विकास में उत्कृष्ट योगदान और समग्र खाद्य सुरक्षा और कृषि की स्थिरता के लिए एक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है। यह पुरस्कार सभी के लिए खुला है, चाहे उसकी नागरिकता या पता कुछ भी हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। OECD ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान जताया है? तो OECD ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर यानी GDP 9.4% रहने का अनुमान जताया है। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आर्थिक सहयोग और विकास के लिए पेरिस स्थित इस संगठन OECD ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर सितंबर 2021 में अनुमानित 9.7% से 9.4% कर दिया है। OECD ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 8.1% रहने का अनुमान जताया है और वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था को मध्यम बताते हुए 5% तक रहने का अनुमान लगाया है। OECD ने 2021 के वैश्विक विकास अनुमान को पहले के 5.7% से घटाकर 5.6% कर दिया। OECD के अनुसार कम कुशल घरेलू प्रवासियों और शहरी श्रमिकों, जिन्हें भारत में महामारी की दोनों लहरों में रोजगार के झटके का सामना करना पड़ा, वे अभी तक अपनी कमाई के स्तर में पूर्व महामारी के स्तर पर वापस नहीं आए हैं। OECD के महासचिव माथियास कार्मन हैं। OECD का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। OECD की स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DBS ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2023 के विकास अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत किया है? तो DBS ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2023 के विकास अनुमान को संशोधित करके 7% कर दिया है। चलिए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। सिंगापुर स्थित DBS बैंक की आर्थिक अनुसंधान टीम ने भारत के वित्त वर्ष 2023 के विकास अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% सालाना कर दिया है। DBS टीम ने आकलन किया कि वित्त वर्ष 2023 में लाभ को फिर से खोलने, एहतियाती बचत और पूर्व महामारी के स्तर पर क्षेत्रीय सामान्यीकरण से परे कैपेक्स पीढ़ी उच्च स्तर पर विकास को बढ़ाने और बनाए रखने में अगला चालक होने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंद्रा ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो रेटिंग एजेंसी इंदिरा ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP 9.4% अनुमानित की है। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च को उम्मीद है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वित्तीय वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में 3% और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.4% ही रहेगा। वित्तीय वर्ष 2022 की पहली तिमाही में कार्यस्थल की गतिशीलता बेसलाइन की तुलना में 26% कम और बेसलाइन की तुलना में साल दर साल 16% कम थी। सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में
51.9% बढ़ा, जबकि वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 26.3% था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसबीआई ने इंडिया आईएनएक्स और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में कितनी राशि के ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए हैं? तो एसबीआई ने इंडिया आईएनएक्स और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि के ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए हैं। जानते हैं इस क्वेश्चन के अन्य तथ्यों के बारे में। तो भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर एक साथ अपने 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए हैं। यह दोहरी लिस्टिंग विश्व निवेशक सप्ताह सतत वित्त के 2021 सस्टेनेबल फाइनेंस के विषय के अनुरूप है, जैसा कि नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा इंगित किया गया है। इंडिया आईएनएक्स अब 33 बिलियन डॉलर से अधिक के साथ अग्रणी बॉन्ड लिस्टिंग स्थल के रूप में उभरा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में किसे पहला स्थान मिला? दोस्तों, इफ्को को 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में पहला स्थान मिला है। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में इफ्को बोल देते हैं, इसको दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 सहकारी समिति यानी नंबर 1 कोऑपरेटिव का स्थान दिया गया है। रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। यह दर्शाता है कि इफ्को देश के जीडीपी और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर यानी एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2021 इसके 2020 संस्करण के साथ जारी हुई है। रिपोर्ट के बारे में और कुछ जान लेते हैं। साल 2021 की WCM रिपोर्ट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेज द्वारा प्रकाशित की गई है। WCM दुनिया भर में सहकारी समितियों के बारे में मजबूत आर्थिक, संगठनात्मक और सामाजिक डेटा एकत्र करने के लिए डिज़ाइन की गई एक परियोजना है। यह 10वीं वार्षिक रिपोर्ट है और दुनिया भर में सबसे बड़ी सहकारी समितियों और आपसी आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर विश्लेषण करती हैं। इन शीर्ष 300 सहकारियों की रैंकिंग, सेक्टर रैंकिंग और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों, कोविड और जलवायु परिवर्तन पर भी प्रतिक्रिया देती है। इफ्को की स्थापना 1967 में हुई। इफ्को का मुख्यालय नई दिल्ली। इफ्को के MD और CEO हैं डॉक्टर US अवस्थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। EIU के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा शहर 2021 में रहने वाला दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो इज़राइल का तेल अवीव शहर EIU के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 2021 में रहने वाले दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक बन गया है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 की घोषणा की है। इंडेक्स के अनुसार तेल अवीव इज़राइल 2021 में रहने वाला दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। पेरिस, फ्रांस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। उसके बाद ज्यूरिख और हांगकांग क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर हैं।
किराना और परिवहन की कीमत में वृद्धि के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इजरायली मुद्रा शेकेल के बढ़ते मूल्य के कारण तेल अवीव 2021 में 5वें स्थान से शीर्ष पर चढ़ गया। सीरिया के दमिश्क को दुनिया के सबसे सस्ते शहर का दर्जा दिया गया। सूचकांक के कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। विश्व स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे, विनिमय दर में बदलाव और उपभोक्ता मांग में बदलाव ने वस्तुओं और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बाद परिवहन ने मूल्य सूचकांक में सबसे तेज लाभ हासिल किया है। 2021 में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें 3.5% बढ़ी हैं, जो 2020 में 1.9% की दोगुनी है। रोम, इटली ने रैंकिंग में सबसे बड़ी गिरावट 32वें से 48वें स्थान पर देखी। तेहरान, जो कि ईरान का शहर है, उसने रैंक 79वें से 29वें स्थान पर पहुंच गया। हांगकांग में पेट्रोल की सबसे महंगी कीमत $2.5 प्रति लीटर थी। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2021 इंडेक्स से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 173 शहरों में रहने की लागत की जांच करता है और प्रभावशाली वैश्विक घटनाओं को मापता है। जीवित अध्ययन की लागत वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना 1946 में हुई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय लंदन, यूके में है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साइमन बैप्टिस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत में नौसेना बल की उपलब्धियों और भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 2021 की थीम स्वर्णिम विजय वर्ष है, जो 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने का प्रतीक है। भारतीय नौसेना दिवस का इतिहास जान लेते हैं। भारतीय नौसेना भारत के राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों की एक नौसेना की शाखा है। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू करने के लिए चुना गया था। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने औपचारिक रूप से युद्ध में प्रवेश किया और कराची पर हमले लगातार हो रहे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना की वजह से हमारे देश को सफलता मिली। पाकिस्तान पर जीत ने हमारे देश को गौरवान्वित किया और भारतीय नौसेना का और भी अधिक सम्मान किया। भारतीय नौसेना के बारे में कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है और इसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के रूप में करते हैं। 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोंसले को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस वयोवृद्ध तेलुगु फिल्म गीतकार का निधन हुआ है? तो सिरिवेनेला सीताराम शास्त्री का हाल ही में निधन हुआ है, जो कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुप्रसिद्ध गीतकार रहे। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म गीतकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिरिवेनेला चेम्बोलू सीताराम शास्त्री इनका पूरा नाम है। इनका 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म 20 मई 1955 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के अनकापल्ले गांव में हुआ था। उन्होंने के विश्वनाथन
द्वारा निर्देशित फिल्म जननी जन्मभूमि में अपना पहला गाना लॉन्च किया। 1986 में के विश्वनाथ द्वारा निर्देशित फिल्म सिरिवेनेला ने उन्हें प्रसिद्ध किया और उन्हें सिरिवेनेला सीताराम शास्त्री के रूप में दूसरा नाम भी मिला। उन्हें आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सिरिवेनेला के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पहला नंदी पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तेलुगु और पद्मश्री 2019 में मिला और उन्हें कई बार नंदी पुरस्कार भी मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर का निधन हुआ है? शिव शंकर मास्टर का हाल ही में निधन हुआ है, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर रहे। चलिए जान लेते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर और अभिनेता शिव शंकर मास्टर का हैदराबाद तेलंगाना राज्य में निधन हो गया। उनका जन्म 7 दिसंबर 1948 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। वह एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्म मगधीरा के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये थे 3 और 4 दिसंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स। पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।